Hello everyone, let us start with the new chapter named Clubbing of Income. क्लबिंग ऑफ इनकम की प्रोविजंस पढ़ने के पहले एक बार ये समझ लो कि क्लबिंग होता क्या है। शॉर्ट में बता देता हूं। देखो, इनकम लीगली किसी और की होती है, बट वो टैक्सेशन पर्पस के लिए किसी और इंसान के हाथों में टैक्सेबल होती है। मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने डिबेंचर्स लिए। अब डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट रिसीव करने का राइट किसका होना चाहिए? मेरा। बट मैंने ये इंटरेस्ट रिसीव करने का राइट अपने बीवी को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो अब इंटरेस्ट मिल रहा है मेरी वाइफ को। तो ये इंटरेस्ट इनकम है किसकी? लीगली मेरी वाइफ की है, बट फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन ये इनकम मेरे हाथों में क्लब हो जाती है। तो ये कंसेप्ट होता है क्लबिंग ऑफ इनकम का। मतलब इनकम एक्चुअल में किसी और के इंसान की होती है, बट वो टैक्सेबल किसी और इंसान के साथ हाथ में होती है। ठीक है, अब इसकी कुछ मिसकंसेप्शंस है। पहली बात जो आपको याद रखनी है, इनकम इंक्लूड्स लॉसेस। मतलब अगर किसी की इनकम मेरी इनकम में क्लब हो रही है, किसी और की इनकम मेरी इनकम में अगर क्लब हो रही है, तो अगर वो इंसान को लॉस हो गए ना, तो वो लॉसेस भी मेरी इनकम में क्लब हो जाएंगे। पहली बात, इनकम इंक्लूड्स लॉसेस। दूसरी बात, अब बच्चे पूछते हैं कि सर अगर इनकम क्लब हो रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें अपन सैलरी की, ठीक है, जैसे कंसर्न है जहां से सैलरी मिल रही है मेरी वाइफ को विदाउट प्रॉपर क्वालिफिकेशन, तो वो सैलरी मेरे इनकम में क्लब होती है, बराबर। अब सैलरी मेरे इनकम में क्लब हो रही है, बराबर है। बट बच्चों का सवाल ये उठता है कि सर क्या वो सैलरी में से आपकी वाइफ को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा? तो आंसर इज, सारे डिडक्शंस जो मिलते हैं इंसान को, वो सारे डिडक्शन माइनस होने के बाद में जो इनकम रहती है वो क्लब होती है। मतलब सारे के सारे डिडक्शंस मिलेंगे। तीसरा सवाल आता है किस हेड में क्लब होंगी? तो अगर वो इनकम मेरी वाइफ की रहती थी तो उसके हाथों में कौन से हेड में जाती थी? सैलरी में। तो मेरे हाथों में भी वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होंगी। ठीक है, ये तीन चीजें याद रखना। इनकम इंक्लूड्स लॉसेस, दूसरा सारे के सारे डिडक्शंस आपको मिलते हैं, और तीसरा चीज कौन से हेड में क्लब होती है? जो हेड में उस इंसान को टैक्सेबल होती थी, उसी हेड में मेरे को भी टैक्सेबल होंगी। ठीक है, ओके। सबसे पहला सेक्शन आता है इसमें, सेक्शन 60, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। मैंने किसी को अगर एसेट ट्रांसफर किए बिना इनकम ट्रांसफर कर दी, जो डिबेंचर वाला एग्जांपल है। डिबेंचर्स मेरी नाम पे है, बट उसको उस पे जो इंटरेस्ट है वो रिसीव करने का राइट मैंने अपने वाइफ को ट्रांसफर कर दिया। तो इवन इफ वो इनकम हो मेरे वाइफ के हाथों में रही है, बट वो टैक्सेबल मेरे हाथों में हो जाएगी, वो मेरी इनकम में क्लब हो जाएगा, वो मेरी इनकम में क्लब हो जाएगी भैया। ठीक है, अब ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, सेक्शन 60, क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। जो इंसान इनकम ट्रांसफर करता है उसके हाथों में क्लब होती है। ठीक है, सेक्शन 61, इनकम फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। आपने एसेट ट्रांसफर किया। देखो, पहले वाले केस में आप एसेट ट्रांसफर नहीं कर रहे थे, बट दूसरे वाले केस में आप एसेट ट्रांसफर कर रहे हो। एसेट आप ट्रांसफर कर रहे हो, बट वो ट्रांसफर रिवोकेबल है। रिवोकेबल है मतलब, अरे गम्मत ट्रांसफर किया है जिसको आप वापस ले लेंगे। मतलब क्या? अरे देखो, सेक्शन 60 में मैंने आपको इनकम ट्रांसफर करी, फॉर एग्जांपल आपको इनकम ट्रांसफर करी, एसेट ट्रांसफर नहीं किया, तो उन्होंने क्या बोला? नहीं 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 नहीं, इनकम क्लब हो जाएगी। अब मैंने एक और दिमाग लगाया, मैंने बोला अब एक काम करते, एसेट भी ट्रांसफर कर देते। क्या करते? एसेट भी ट्रांसफर कर देते। बट गम्मत, ये जो ट्रांसफर मैंने आपको दिया है ना एसेट का, ये ट्रांसफर रिवोकेबल है। रिवोकेबल है मतलब मेरे पास पावर है कि मैं ये एसेट आपसे वापस ले सकता हूं। इसको कहते हैं रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। तो कहते हैं अगर आप किसी को एसेट ट्रांसफर कर रहे हो और वो ट्रांसफर रिवोकेबल है, तो वो केस में भी इनकम आपके हाथों में, मतलब ट्रांसफरर के हाथों में क्लब हो जाएगा। ठीक है, यहां पे डिटेल में दे रखा है मीनिंग ऑफ रिवोकेबल ट्रांसफर। इट कंटेन्स एनी प्रोविजन, मतलब जो ट्रांसफर है उसके अंदर कोई ऐसी प्रोविजन है जिससे एसेट रीट्रांसफर हो जाएगा मेरे को, या फिर जो इनकम है वो रीट्रांसफर हो जाएंगी मेरे को ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफरी और बेनिफिशियरी। जिसको मैंने ट्रांसफर किया उसके जिंदा रहते हुए अगर ये एसेट मेरे को वापस मिल सकता है, रीट्रांसफर हो सकता है, तो उसको रिवोकेबल बोलते हैं। और सर उसके मरने के बाद, मतलब मान के चलो मैंने आपको कोई एसेट ट्रांसफर करा, आपके जिंदा रहते वक्त अगर ये एसेट मेरे को रीट्रांसफर हो सकता है, वापस मिल सकता है, तो इसको रिवोकेबल ट्रांसफर बोलेंगे। ठीक है, और आपके मरने के बाद अगर प्रोविजन ऐसी है वो ट्रांसफर डीड में कि आपके मरने के बाद मेरे को ये एसेट मिलेगा, तो उसको रिवोकेबल नहीं बोलते, क्योंकि ऑब्वियस है मैंने आपको ट्रांसफर किया है या मैंने किसी के बेनिफिट के लिए किसी और को ट्रांसफर करा है, तो उसके मरने के बाद अगर मेरे को मिल रहा है तो वो रिवोकेबल ट्रांसफर नहीं है। जो ट्रांसफरी है उसके लाइफ टाइम में अगर एसेट मेरे को रीट्रांसफर हो सकता है
तो उसको रिवोकेबल कहते हैं। उसके मरने के बाद मिल रहा है तो उसको रिवोकेबल नहीं कहते। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है इट गिव्स द राइट टू द ट्रांसफर टू रीअज्यूम पावर ओवर द एसेट। मतलब एक तो रीट्रांसफर हो जाएगा या फिर मेरे को वापस ट्रांसफर नहीं होगा, बट उससे रिलेटेड सारी पावर्स मेरे पास आ जाएगी। पावर्स अगर आ गई तो इट इज एज इक्वल्स टू ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो ये केस में रिवोकेबल है। रिवोकेबल मतलब वापस लिया जा सकता है। तो अगर ऐसा ट्रांसफर है जो वापस ले सकते हो आप उस ट्रांसफर के थ्रू एसेट को, तो उसको रिवोकेबल बोलते हैं। और अगर आपने कोई एसेट रिवोकेबल ट्रांसफर किया है, एसेट का रिवोकेबल ट्रांसफर किया है, तो जब आपके पास, सुन लो मेरी बात, जब आपके पास पावर टू रिवोक आता है, जब आपके पास पावर टू रिवोक आता है, वहां से क्लबिंग शुरू हो जाएगी। जिस दिन पावर टू रिवोक आ गया उस दिन से क्लबिंग शुरू हो जाएगी। सर पावर टू रिवोक आया बट मैंने एक्चुअल में वो ट्रांसफर को रिवोक नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर टू रिवोक जैसे ही अराइज होती है वैसे क्लबिंग शुरू हो जाएगी, चाहे मैंने वो पावर टू रिवोक एक्सरसाइज किया हो, चाहे मैंने वो एक्सरसाइज नहीं भी किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहां पे एक्सेप्शन दिया हुआ है। एक्सेप्शन मतलब कि ये ट्रांसफर रिवोकेबल नहीं रहेगा। ट्रांसफर नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशियरी और ट्रांसफर। अगर उसके लाइफ टाइम तक रिवोकेबल नहीं है, उसके मरने के बाद ट्रांसफर मेरे को वापस आ जाएगा एसेट, तो उसको क्लबिंग नहीं होगी क्योंकि वो रिवोकेबल ट्रांसफर नहीं माना जाता। अगर मैं समअप करना चाहूं इसको, तो रिवोकेबल ट्रांसफर मतलब जिसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूं उसके लाइफ टाइम में वो एसेट मेरे को वापस मिल सकता है, उसको बोलते हैं रिवोकेबल। और उसके मरने के बाद अगर मेरे को वापस मिल रहा तो उसको रिवोकेबल नहीं माना जाता, सेक्शन 62 कहता है। ठीक है, और क्लबिंग कब से होंगी ये नोट दे रखा है नीचे। इनकम अराइजिंग फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट विल बी क्लब्ड व्हेन पावर टू रिवोक द ट्रांसफर अराइजेस। जैसे ही मेरे पास वो ट्रांसफर को रिवोक करने की पावर आ गई वहां से क्लबिंग शुरू हो जाएंगी। इवन इफ पावर हैज नॉट बीन एक्सरसाइज्ड, चाहे मैंने वो पावर एक्सरसाइज किया हो या नहीं भी किया हो। ठीक है, समझ लो मैंने आपको ट्रांसफर किया ऐसे, ठीक है, और उसमें फलाना ढिमकाना कंडीशन डाल दिया कि ये कंडीशन होते ही ये एसेट मेरे को वापस मिल जाएगा या मिल सकता है, मैं वापस ले सकता हूं एसेट। ठीक है, अब फलाना ढिमकाना इवेंट हो गया, मतलब अब मैं एसेट वापस ले सकता हूं। तो इसके बाद जो भी इनकम वो एसेट से अराइज होंगी वो मेरे हाथों में क्लब हो जाएगी, चाहे मैंने एसेट वापस लिया हो चाहे मैंने एसेट वापस नहीं लिया हो। ठीक है, ओके। इसके बाद ये सेक्शन 60, 61, 62 था। उसके बाद आता है क्लबिंग ऑफ इनकम अराइजिंग टू स्पाउस। स्पाउस मतलब पति या पत्नी। इसके अंदर दो पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट है रेम्यूनरेशन टू स्पाउस। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी। अगर किसी कंसर्न से जिसमें दूसरे स्पाउस का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, अच्छा ये जो स्पाउस है ना, इसको क्योंकि मैं आदमी हूं तो मैं ऐसा लेता हूं कि वाइफ का लेता हूं। आप अगर औरत होंगे तो आप अपने पति का ले लो एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं है। और मोस्ट ऑफ द लोगों की शादी नहीं हुई होंगी तो आप क्या एग्जाम्पल लोगे। ठीक है, रेम्यूनरेशन टू स्पाउस, इसका मतलब भैया मेरी वाइफ को सैलरी मिल रही है, कहां से? फ्रॉम कंसर्न इन विच अदर स्पाउस, मतलब मैं हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। मेरा अगर किसी कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब वो कंपनी के 20% से ज्यादा शेयर्स मेरे पास है, और वो कंपनी से मेरी वाइफ को कोई सैलरी मिल रही है विदाउट प्रॉपर क्वालिफिकेशन। अगर क्वालिफिकेशन के साथ मिल रही है तो क्लबिंग नहीं होंगी, बिना क्वालिफिकेशन के मिल रही है तो क्लबिंग होती है। किसके हाथों में? मेरे हाथों में। इसका एग्जांपल मैंने बताया था, मेरी सैलरी थी 20 लाख रुपए। अब 20 लाख में 10 लाख तक तो ठीक है, 1,12,500, अगले 10 लाख पे मेरे को 30% के हिसाब से 3 लाख रुपए टैक्स लगता था। तो मैंने अपने वो कंपनी में जहां मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था, मतलब मेरे 20% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, मैंने उनको बोला एक काम करो, 20 लाख आप मेरे को सैलरी दे रहे ना, 10 लाख मेरे को दो, 10 लाख मेरी वाइफ को भी दे दो, मेरी वाइफ को भी पेरोल पे रख लो। अब क्या होगा, 10 लाख मेरे को, 10 लाख मेरी वाइफ को, मेरी वाइफ का भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मैं यूज कर लूंगा, तो 1,12,500, 1,12,500, 2,25,000 का टैक्स लगेगा। और अगर ये सिर्फ मेरे को मिलती थी तो मेरे को कितना टैक्स लगता था? 4,12,500। ऐसा मैंने टैक्स बचा लिया। तो बोलते नहीं चलेगा। अगर किसी स्पाउस का, किसी एक आदमी का किसी कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, एक आदमी का किसी कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, और वो कंपनी से इसी आदमी के वाइफ को या स्पाउस को सैलरी मिल रही है विदाउट प्रॉपर क्वालिफिकेशन, विदाउट क्वालिफिकेशन मिल रही है, तो
उस आदमी के हाथों में क्लब हो जाएगी जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। मतलब पति का किसी कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उसी कंपनी से उसके बीवी को भी सैलरी मिल रही है, और वो बीवी बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं है उस पोजीशन के लिए जिसके लिए उसको सैलरी मिल रही है, तो इन दैट केस वो सैलरी इनकम पति के हाथों में क्लब हो जाएगी। ठीक है, और बीवी को जो सारे डिडक्शन है वो मिलते हैं। ठीक है, ओके ओके, क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ स्पाउस हु हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अब ये सेकेंड वाला पॉइंट कहता है कि भैया अगर ऐसा हुआ कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और दोनों को रेम्युनरेशन मिल रहा है, मतलब पति पत्नी दोनों अंगूठा साफ है, बट पैसा बहुत था बाप का, तो भैया किसी कंपनी में शेयर्स ले लिए, अब वो कंपनी हम दोनों को सैलरी दे रही है, दोनों के पास क्वालिफिकेशन नहीं है, दोनों के पास क्वालिफिकेशन नहीं है, दोनों के पास क्वालिफिकेशन नहीं है, दोनों को सैलरी मिल रही है। अब बताओ किसकी सैलरी किस में क्लब करेंगे? तो बोलते हैं उस इंसान में, पति या पत्नी, जिन दोनों में से जिसकी भी सैलरी ज्यादा है, विदाउट सॉरी दोनों में से जिसकी भी इनकम ज्यादा है, ये सैलरी के अलावा जो अदर इनकम है ना, क्लब्ड इन द टोटल इनकम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ हुज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग सच रेम्यूनरेशन, ये रेम्यूनरेशन ये सैलरी माइनस करके या ये सैलरी छोड़ के जो अदर इनकम्स है वो जिसकी हायर है उसके हाथों में क्लब हो जाएगी। मतलब मान लो कि मैं और दिशा दोनों का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है, दिशा मेरी वाइफ का नाम है, ठीक है, मैं हूं पीसी, मेरी वाइफ है दिशी, ठीक है, हमारी अदर इनकम से, मेरी अदर इनकम है 12 लाख और दिशा की अदर इनकम है 15 लाख, ठीक है। अब हम दोनों को सैलरी मिल रही है, हम दोनों को सैलरी मिल रही है एक ऐसे कंसर्न से जिसमें हम दोनों का, मेरा और उसका दोनों का मिला के सब्सटेंशियल इंटरेस्ट देखते हैं, आगे देखेंगे अपन। मेरे को मिल रही है 8 लाख और दिशा को मिल रही है 6 लाख रुपए की सैलरी। तो देखो अब ये दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, दोनों की सैलरी, अब किसकी सैलरी किस में क्लब करें? तो बोलते हैं ये सैलरी को छोड़ दो, अदर इनकम देखो किसकी ज्यादा है, तो दिशा की ज्यादा है ना अदर इनकम, तो दिशा के हाथों में ये 15 लाख प्लस उसकी खुद की सैलरी 6 लाख प्लस मेरी सैलरी 8 लाख, ऐसे 29 लाख की उसकी इनकम रहेंगी और उसके हाथों में 29 लाख पे टैक्स लगेगा और मेरे हाथों में सिर्फ 12 लाख रुपए पे टैक्स लगेगा। इसका मतलब क्या है, अगर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का सैलरी मिल रही है विदाउट क्वालिफिकेशन तो किसके हाथों में टैक्सेबल होंगी? जिसकी अदर इनकम, जिसकी अदर इनकम ज्यादा है, जिसकी अदर इनकम ज्यादा है। अपने केस में दिशा की ज्यादा थी तो दिशा के हाथों में मेरी सैलरी क्लब हो जाएगी, ठीक है। और सर अगर क्वालिफिकेशन है और फिर सैलरी मिल रही है तो फिर तो क्लबिंग की बात ही नहीं आती, ठीक है। हाँ, ओके, नो क्लबिंग इफ रेम्यूनरेशन इज रिसीव्ड बाय स्पाउस ड्यू टू हिज और हर क्वालिफिकेशन, हिज और हर क्वालिफिकेशन, ठीक है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब इंडिविजुअल अलॉन्ग विथ हिज रिलेटिव्स बेनिफिशियली होल्ड 20% या उससे ज्यादा शेयर्स। रिलेटिव्स मतलब हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट सब मिला, ठीक है, ओके, यस। तो ये सैलरी का था, सैलरी टू स्पाउस का क्या था कि अगर एक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, वो कंसर्न से दूसरे को मिल रही है सैलरी, तो जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसके हाथ में क्लब हो जाएगी। दूसरा था दोनों के पास क्वालिफिकेशन नहीं है, दोनों को सैलरी मिल रही है, तो जिसकी अदर इनकम ज्यादा है उसके हाथों में टैक्सेबल हो जाएगी दूसरे की सैलरी, खुद की तो ऑब्वियस है, खुद की तो खुद के हाथों में रहेंगी, ठीक है, ओके। अब सेकेंड वाला बी पॉइंट है इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस और सन्स वाइफ। अब ये एक्चुअल में स्पाउस है बट मैंने सन्स वाइफ का एक साथ में डाल दिया है, ठीक है। अगर एसेट ट्रांसफर करते हो आप अपने बीवी को फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, एसेट अगर आप अपने वाइफ को ट्रांसफर करते हो, या बहू का भी एक पॉइंट है यहां पे, तो मैंने दोनों को क्लब कर दिया। अगर आपने अपने वाइफ को या अपनी बहू को एसेट ट्रांसफर किया तो वो केस में जो एसेट से होने वाली इनकम है वो आपके हाथों में टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे मैंने अगर दिशा को डिबेंचर्स ट्रांसफर किए, ठीक है, अब उस पर इंटरेस्ट उसको मिल रहा है, देखो बिना डिबेंचर ट्रांसफर करे राइट टू रिसीव इंटरेस्ट दिया तो सेक्शन 60 लगेगा, बट अब मैंने डिबेंचर्स भी दे दिए, उसको फ्री में दिए डिबेंचर्स। मैंने 1 करोड़ के डिबेंचर्स लिए थे जिसपे 12% का कूपन रेट था, 12 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिलता था, मेरी इनकम ऑलरेडी ज्यादा थी, तो मैंने बोला एक काम करता हूं मैं इसको डिबेंचर्स ही ट्रांसफर कर देता हूं, ये इनकम इसको आएंगी, इस पे इसको टैक्स लगेगा। पर बोलते तुमने बिना कंसीडरेशन के उसको ट्रांसफर किया है ना, हाँ, तो वो डिबेंचर से होने वाली इंटरेस्ट वाली इनकम या जो भी इनकम होती है उससे
वो इनकम मेरे हाथों में क्लब हो जाएगी। मतलब 12 लाख का इंटरेस्ट जो दिशा को मिल रहा है वो मेरे हाथों में क्लब हो जाएगा, क्योंकि वो डिबेंचर्स मैंने दिशा को ट्रांसफर करे हैं फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, अब इसका एक और पॉइंट हाउस प्रॉपर्टी में अपन ने देखा था, सेक्शन 27 डीम्ड ओनर वाला। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को ट्रांसफर करते हो फॉर विदाउट कंसिडरेशन तो आप उसके डीम्ड ओनर माने जाओगे, और वहां पे आपको टैक्सेबिलिटी क्लबिंग के सेंस में अराइज होने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही उसके ओनर हो, तो भैया आपके हाथों में ही टैक्स लगता है। तो ठीक है, देखो एक बात देखो, फिर मैं एक चार्ट बना के देता हूं आपको। इंडिविजुअल ट्रांसफर एनी एसेट अदर देन हाउस, घर के अलावा, क्यों घर के केस में डीम्ड ओनर माना जाता है, और वो नीचे दिए हुआ है, टू हिज और हर स्पाउस और सन्स वाइफ फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन इनकम फ्रॉम सच एसेट शैल बी क्लब्ड इन द टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफरर। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर है। पहला पॉइंट ये हाउस प्रॉपर्टी के बारे में लिखा है, हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, अगर घर ट्रांसफर किया तो डीम्ड ओनर माने जाएंगे सेक्शन 27 के हिसाब से, और वो इनकम वैसे भी मेरे हाथों में टैक्सेबल होने वाली है, बट बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 27, नॉट बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 64, इसलिए क्लबिंग वबिंग होने की जरूरत नहीं है, सेक्शन 27 के हिसाब से ही वो इनकम मेरी है। ठीक है, अब जो मैंने घर ट्रांसफर किया उससे जो रेंटल इनकम हो रही है वो मेरे हाथों में टैक्सेबल होती है सेक्शन 27 के हिसाब से, क्योंकि सेक्शन 27 ऑपरेट्स ओनली फॉर हाउस प्रॉपर्टी, और हाउस प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम आती है। अगर मेरी वाइफ ने वो घर बेच दिया तो उस पर उसको कैपिटल गेन हुआ तो क्या सेक्शन 27 लगता है? नहीं लगता है, फिर वो केस में क्लबिंग लगेगी, वो केस में क्लबिंग ऑफ इनकम लगेगी। अब देखो इसका चार्ट बना के देता हूं शानदार वाला। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एसेट, अरे यार एक मिनट रुक जाओ, एप्पल पेंसिल डिस्चार्ज हो गई। ट्रांसफर ऑफ एसेट टू स्पाउस, देखो बता देता हूं, ट्रांसफर ऑफ एसेट टू स्पाउस एक तो हाउस प्रॉपर्टी करे या फिर हाउस प्रॉपर्टी के अलावा अदर एसेट्स करे। हाउस प्रॉपर्टी करे तो हाउस प्रॉपर्टी से जो रेंटल इनकम होती है उसके लिए आप उसके डीम्ड ओनर माने जाते हो सेक्शन 27 के हिसाब से, और वो रेंटल इनकम आपके ही हाथों में टैक्सेबल होंगी, क्लबिंग की जरूरत नहीं है, सेक्शन 27 के वर्च्यू से ही हो जाएगी। और उसके अलावा कोई और एसेट ट्रांसफर करते हो तो फिर वो केस में वो जो एसेट है, दूसरा एसेट है हाउस प्रॉपर्टी के अलावा, उससे होने वाली इनकम आपके हाथों में सेक्शन 64(1) के हिसाब से क्लब हो जाती है। और हाउस प्रॉपर्टी अगर बीवी ने बेच दिया और उस पर कैपिटल गेन्स हुआ तो सेक्शन 27 तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि कैपिटल गेन्स सेक्शन 27 इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाउस प्रॉपर्टी, और हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ रेंटल इनकम आती है, तो वो कैपिटल गेन्स हुआ तो वो केस में क्लबिंग की प्रोविजंस लगती है। क्लियर है? ट्रांसफर ऑफ एसेट, अब ये लिख लेना, नहीं तो बाद में एग्जाम के वक्त कंफ्यूज होते हो। ठीक है, दो टाइप के एसेट ट्रांसफर कर सकते हैं, एक हाउस प्रॉपर्टी और दूसरा अदर एसेट्स। अगर कोई अदर एसेट्स ट्रांसफर करे तो भैया क्लबिंग हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, और हाउस प्रॉपर्टी के अंदर दो टाइप की इनकम हो सकती है, एक हो सकता है रेंटल इनकम, इसके लिए आप सेक्शन 27 के हिसाब से डीम्ड ओनर कहलाते हो, ठीक है ना? हाँ, और वहां पे नो क्लबिंग इज रिक्वायर्ड, कोई क्लबिंग की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसके डीम्ड ओनर हो। और अगर ये घर को उसने बेच दिया और कैपिटल गेन्स हुआ तो कैपिटल गेन पे तो सेक्शन 27 एप्लीकेबल नहीं होता, सेक्शन 27 नॉट एप्लीकेबल, तो वो केस में यहां पे सेकेंड पॉइंट क्लबिंग हो जाएगा, क्लबिंग वाली इनकम हो जाएगी। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेना बहुत शानदार से, वीडियो पॉज करके ड्रॉ कर लेना बच्चों। फिर उसके बाद ट्रांसफर बिफोर मैरिज एंड आफ्टर डिवोर्स, शादी के पहले दिया गिफ्ट फियोंसी को, गर्लफ्रेंड को, या डिवोर्स के बाद दिया एक्स को, थोड़ा जुगाड़ करने के लिए, तो भैया क्लबिंग नहीं होती। स्पाउस को दिया तो ही क्लबिंग होगी, हम पवित्र रिश्ते को ही क्लब करेंगे। ठीक है, हाँ, अगर आप अपना घर या आप अपना कोई भी एसेट उसको ट्रांसफर करते हो इन एन एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट, उसको बोला भैया एक काम करिए घर ले ले, या एक काम करिए शेयर्स ले ले करोड़ों के, बस मेरे को अकेला रहने दे, मेरे को शांति से रहने दे, तू अलग रह, तो वो जो अलग रहना है ना, वो जो शांति है, वही अपने आप में एडिक्वेट कंसिडरेशन है, और वो केस में क्लबिंग नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अगर मम्मी को जो पप्पा देते हैं क्या प्यार, अरे नहीं रे, पिन मनी, घर खर्च के लिए जो पैसे देते हैं उसकी बात कर रहे हैं। वो घर खर्च के पैसे बचा बचा के मम्मी ने अगर कोई प्रॉपर्टी ले लिया
तो वो प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम क्लब नहीं होंगी, क्योंकि पापा जो मम्मी को पीड मनी देते हैं ना, वो मम्मी के हाथों में इनकम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पापा जो ड्रॉ करते हैं अपने बिजनेस से पर्सनल ड्रॉइंग्स, उसका पापा को डिडक्शन नहीं मिलता, उस पर ऑलरेडी टैक्स जा चुका है गवर्नमेंट को। क्या लॉजिक था? समझ में आऊंगा तो मजा ही होंगे, नहीं समझ में आऊंगा तो आप सोच रहे होंगे सर क्या बोल दिए, इतना क्यों खुश हो रहे हो। ठीक है, ओके। उसके बाद वही सेम चीज, अगर देखो बीवी को डायरेक्ट ट्रांसफर किया तो क्लबिंग हो गई, बहू को ट्रांसफर किया तो क्लबिंग हो गई। तो हमने जुगाड़ निकाला, एक काम करते, किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर करते। कोई एसेट मैंने किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर करा, किसके बेनिफिट के लिए? बीवी या बहू के बेनिफिट के लिए। बोलते तो भी नहीं चलता। इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू एनी पर्सन, किसी पर्सन को आपने ट्रांसफर करा, किसके बेनिफिट के लिए? अपने बीवी या अपने बहू के बेनिफिट के लिए, तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। कितना? जितना बेनिफिट अक्रू होता है आपके बीवी या बहू को। ओके, यहां तक बीवी की बात खत्म हो गई। अब बात करते हैं माइनर चाइल्ड की। सारा शहर जानता है माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब होती है उस पेरेंट्स के हाथों में। किस पेरेंट्स के हाथों में क्लब होती है बता दे? जिनकी इनकम ज्यादा है। ऑल इनकम्स ऑफ माइनर चाइल्ड इज क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, मम्मी या पापा, जिनकी टोटल इनकम, माइनर की इनकम छोड़ के, जिनकी खुद की अपनी इनकम ज्यादा है। क्यों ज्यादा वाले के हाथ में क्लब होता? अरे क्योंकि ज्यादा वाले के हाथ में और पैसे डालोगे तो हाइयर रेट से टैक्स मिलेगा ना गवर्नमेंट को। ओके, अच्छा माइनर की इनकम क्लब क्यों होती है? क्योंकि भैया माइनर ने खुद प्रॉपर्टी थोड़ी खरीदी है, तो माइनर को इनकम जो आई है वो बाप ने ही खरीदी है और उससे ही उसको इनकम आ रही है। जैसे घर खरीद लिया बच्चे के नाम पे, अब मैं प्रीशा के नाम पे घर खरीद लेता हूं, उससे रेंटल इनकम हो रही है प्रीशा को। अच्छा, उसने घर कहां से खरीदा? मेरे पैसों से ना। हाँ, तो वो इनकम भी मेरी है एक्चुअल में, तो मेरे हाथों में क्लब हो जाएगी। ओके, अगर दोनों का डिवोर्स हो गया पेरेंट्स का, तो जो बच्चे को मेंटेन करता है उसके हाथों में क्लबिंग होगा। ठीक है, दोनों पेरेंट्स मर गए तो क्या दादा दादी के हाथों में होता है? आंसर इज नो, नहीं होता है, दादा दादी के हाथों में नहीं होता है। और जिस भी पेरेंट्स के हाथ में इनकम क्लब हो रही है उस पेरेंट्स को सेक्शन 1032 के तहत 1500 रुपए पर चाइल्ड विदाउट लिमिट क्लब होती है। दो बच्चों के लिए एग्जाम्पशन नहीं है बड़े, जैसे अपन ने सैलरी में देखा था कि दो बच्चों के लिए एग्जाम्पशन है ना। 100 बच्चे हैं आपके और 100 बच्चों की इनकम आपके इनकम में क्लब हो रही है, तो हर बच्चे का 1500 रुपए का आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अगर माइनर मैरिड डॉटर है और उसको इनकम अराइज हो रही है तो भी क्लबिंग होता है। क्या बात कर रहे हो सर? हाउस प्रॉपर्टी में तो कुछ और पड़ा था, जानता हूं, इसलिए इसको स्पेसिफिकली इतना बता रहा हूं। अगर माइनर मैरिड डॉटर को इनकम अराइज हो रही है तो क्लबिंग होता है। अगर माइनर मैरिड डॉटर को आपने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा तो वो केस में आप डीम्ड डोनर नहीं माने जाते हो, बट हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई और एसेट ट्रांसफर करा माइनर मैरिड डॉटर को और उस पे उसको इनकम हो रही है तो वो आपके हाथों में क्लब हो जाएंगे। ठीक है, और माइनर की इनकम कब तक क्लब होती है? जब तक वो मेजॉरिटी अटेंड करता। एक बार वो मेजर हो गया उसके बाद इनकम क्लब नहीं होंगी। ठीक है, प्लस दो चीजें और याद रखना, क्लबिंग नहीं होती है माइनर की। माइनर जो बच्चा है, माइनर चाइल्ड है, उसकी इनकम क्लब नहीं होती है अगर वो इनकम उसके अपने स्किल से कमाई है उसने। जैसे अरे बच्चा पैदा ही टेढ़ा हुआ था, बुगी बुगी में गया, ऐसा 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 नाचता था, स्किल्स है उसके पास, पैसे मिले, उसकी खुद की टैलेंट था, बहुत टैलेंटेड था बच्चा, बहुत टैलेंटेड था, प्राइज मिलता, तो वो क्लब नहीं होंगी, उसकी इनकम क्लब नहीं होंगी। उसने अपने मुश्किल वो क्या हार्ड वर्क से कमाए हुए, अपने स्किल से कमाए हुए। या फिर कोई डिसेबल्ड बच्चा है सेक्शन 80U वाला, तो उसकी भी इनकम क्लब नहीं होती है। एम आई क्लियर? यस, ठीक है। उसके बाद आप जानते हो HUF और मेंबर्स अलग अलग होते हैं। अब जैसे मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरे पापा की HUF है, मैं उसका मेंबर हूं, मैंने कोई एसेट खरीदा तो इससे आने वाली इनकम मेरे हाथों में टैक्सेबल होनी चाहिए। अब मैंने क्या करा, एसेट मैंने खुद ने खरीदा, सेल्फ एक्वायर्ड है। ये एसेट कैसा है? सेल्फ एक्वायर्ड है। मैंने खुद ने ये एसेट को एक्वायर करा और बाद में मैंने उठा के ये एसेट को दे दिया HUF की प्रॉपर्टी में, क्योंकि HUF को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलती है ना। हाँ, तो मैंने ये फैमिली की प्रॉपर्टी बना दिया, बट एसेट लिया किसने था? मैंने। अब फैमिली की प्रॉपर्टी बनाया तो फैमिली उसके इनकम पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ले रही है। लोग ऐसा भी तो प्लानिंग कर सकते हैं, इसलिए कहते हैं कि अगर आप कोई मेंबर है, उसने सेल्फ एक्वायर करी हुई है कोई प्रॉपर्टी और बाद में वो प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर दिया HUF की प्रॉपर्टी में,
फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ऑब्वियसली फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो वो मेंबर के हाथों में क्लब हो जाएगी, ट्रांसफरर के हाथों में क्लब हो जाएगी। इनकम डिराइव्ड बाय एचयूएफ फ्रॉम सच प्रॉपर्टी विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर, मेंबर लिख देना यहां पे, ट्रांसफरर मेंबर, मतलब जो एचयूएफ का मेंबर है उसके हाथों में क्लब हो जाएगी। ये कब की बात है? पार्टीशन के पहले। पार्टीशन हुआ, मैंने प्रॉपर्टी दिया, जब तक पार्टीशन नहीं हुआ था तब तक इनकम मेरे हाथों में क्लब हो गई थी। पार्टीशन हुआ, उसके बाद में क्लबिंग कैसे होगी? पार्टीशन हुआ, टुकड़े हुए, ठीक है, एक हिस्सा मिला मेरे को, एक हिस्सा गया मेरी बीवी को, एक हिस्सा गया मेरे माइनर बच्चे को, और एक हिस्सा गया मेरे मेजर बच्चे को। मेरे को, मेरी बीवी को, मेरे माइनर बच्चे को, 3 हिस्से, और चौथा हिस्सा गया मेरे मेजर बच्चे को। जो मेजर हो गया था, मेजर सन, मेजर डॉटर, तो जो मेजर हो गया वो नालायक हो गया, उसकी इनकम मेरे हाथों में क्लब नहीं होती। बट मेरी खुद की इनकम, मेरी बीवी की इनकम और मेरे माइनर चाइल्ड की इनकम, ये तीनों का जो हिस्सा है ना, ये तीनों का जो हिस्सा है वो मेरे हाथों में क्लब होता है। इसका मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है कंसेप्ट बुक के अंदर। अगर कोई बच्चा YouTube पे रिवीजन देख रहा है, उसने क्वेश्चन नहीं देखे हुआ है, कभी आपने जिससे भी पढ़े हुआ है उनसे अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखे हुआ है, तो प्रणव चांडक एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लो। वहां पे स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आपको कंसेप्ट बुक मिल जाएगी, वहां पे क्लबिंग में जाके ये क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। हाँ, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू क्लबिंग ऑफ इनकम। नो क्लबिंग ऑन एक्रीशन ऑफ इनकम, मतलब इनकम पे जो इनकम आती है उस पर क्लबिंग नहीं होती है। मतलब नहीं समझा सर? अरे समझो, मैंने 1 करोड़ के डिबेंचर्स दे दिए दिशा को। अब ये 1 करोड़ के डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट आ रहा है उसको, कितना? 12 लाख रुपए हर साल का। तो ये 12 लाख रुपए मेरे हाथों में क्लब हो जाएंगे, ये क्लब हो जाएंगे, क्योंकि जो एसेट मैंने ट्रांसफर किया है उस पे की ये इनकम है। अब उसने है ना ये 12 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट कर दिए, उसने ये 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, समझ लो उसने 12 लाख रुपए के शेयर्स ले लिए। अब ये 12 लाख के शेयर्स पे या 12 लाख के डिबेंचर्स पे 10% से इनकम आ रही है हर साल, 1,20,000 रुपए। तो क्या ये 1,20,000 मैंने जो उसको शेयर्स दिए उस पे की इनकम है? नहीं, मैंने जो उसको डिबेंचर्स दिए हुए हैं उस पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो क्लब हो जाएगा। बट वो इंटरेस्ट को अगर इन्वेस्ट किया और उस पे भी इंटरेस्ट आ रहा है तो वो क्लब नहीं होगा, इसमें नो क्लबिंग। मतलब इनकम क्लब होती है, इनकम को इन्वेस्ट करके जो इनकम आती है वो क्लब नहीं होती है। इनकम पे इनकम जो आ रही है उस पे क्लबिंग नहीं होती, सबको मालूम है। ओके सर, यस सर। चेंज इन आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसफर्ड एसेट, मैंने दिशा को डिबेंचर्स दिए, उस पे इंटरेस्ट मिलता था, हमको मालूम पड़ गया कि अब ये क्लबिंग होंगी, तो दिशा ने क्या करा? 1 करोड़ के डिबेंचर्स बेच दिए और घर खरीद लिया, और बोलती है नहीं नहीं उन्होंने जो डिबेंचर्स दिए थे वो तो हमने बेच दिए। अरे पर उसके बदले घर खरीदा ना तुमने? हाँ, और घर खरीद के जो रेंट आ रहा है वो रेंट मेरे हाथों में टैक्सेबल होगा एज अ क्लबिंग, क्लबिंग में टैक्सेबल होगा। जो शेयर बेच के घर ले रहे उसके लिए मैं डीम्ड ओनर नहीं हूं, उस पर सेक्शन 27 एप्लीकेबल नहीं होता। अगर मैं डायरेक्ट घर ट्रांसफर कर रहा हूं तो सेक्शन 27 एप्लीकेबल है, क्लियर है। मैंने कोई एसेट दिया, उसको बेचा, मतलब उसकी आइडेंटिटी ट्रांसफर चेंज करके नया कोई एसेट खरीदा और वो नया एसेट घर है, तो उसमें 27 ऑपरेट नहीं करता है, ठीक है। तो अगर आइडेंटिटी एसेट की चेंज होती है तो बोलते हैं जो नया एसेट है, चेंज्ड एसेट है, उससे भी इनकम जो है वो क्लब हो जाएगी, ठीक है। यहां पे दे रखा है क्लबिंग ऑफ लॉसेस, मैंने पहले ही बता दिया था इनकम इंक्लूड लॉसेस, और लॉसेस भी क्लब होते हैं। और कौन से हेड में क्लबिंग होती है? अंडर द सेम हेड। और एक और चीज यहां पे एडिशनली लिख लेना, ऑल डिडक्शंस आर अलाउड एज इफ इट वॉज द इनकम ऑफ रेसिपिएंट। जिसको इनकम मिल रही है ना, अगर उसकी इनकम रहती थी तो क्या डिडक्शंस मिलते थे उसको? वो सारे के सारे डिडक्शंस मिलेंगे। फिर जो बची हुई इनकम है, जो डिडक्शंस माइनस करने के बाद की जो इनकम है वो मेरे हाथों में क्लब हो जाएगी, ठीक है। यहां पे क्लबिंग ऑफ इनकम खत्म हो गया। छोटू सा चैप्टर था, आधे घंटे का रिवीजन वीडियो रहेगा लगभग। इसको शिद्दत से देखो, 3 से 4 मार्क मिनिमम आते हैं सीएमए वालों को, और सीए वालों को 4 मार्क्स कम से कम आते हैं। सीएस एग्जीक्यूटिव वालों को तो दबा के एमसीक्यू ला सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आया है तो जबरदस्त शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। यूट्यूब पे अवेलेबल है प्रणव चांडक एकेडमी के
यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।